गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें पूरा ग्रुप थ्योरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसे हिंदी में अमूर्त बीजगणित भी कहा जाता है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि समूह किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहा जाता है। तो ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो मान लीजिए कि जी कोई सेट है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं। अब वो मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जी की जगह इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। आप सभी जानते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उनमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जो जीरो है उसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो जेड किसका कलेक्शन है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी पूर्णांकों का समुच्चय है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अभी हमें समझना है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में टोटल 4 पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें समझना है। पहला जो पॉइंट है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अस्तित्व से हमारा क्या मतलब है। और जो चौथा पॉइंट है उसमें हमें सीखना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। इसके लिए हम इंटीजर के सेट पर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं प्लस। ये जो प्लस है इसे हम ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन। अभी जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन प्लस हो, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, इंटीग्रल ऑपरेटर भी हो सकता है, लाप्लास ऑपरेटर भी हो सकता है, और भी कई प्रकार के ऑपरेटर यहाँ हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेट और ऑपरेशन क्या है। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने एक ऑपरेशन ले लिया है प्लस का ऑपरेशन। अब इस प्लस के ऑपरेशन का जेड पर क्या इफेक्ट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इंटीजर के सेट जेड में से कोई से भी 2 इंटीजर ले लेते हैं जो हमारी मर्जी है। आप कोई से भी 2 इंटीजर ले लीजिए जो लेना चाहते हैं। सपोज हमने एक 2 ले लिया और एक -1 ले लिया। तो हमने जेड के अंदर एक 2 ले लिया और जेड के अंदर ही हम एक -1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -1। अब हम क्या करते हैं, हमने जेड में जो 2 मेंबर चूज करे हैं, एक 2 और एक -1, इन्हें आपस में प्लस की हेल्प से एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। तो हमने 2 और -1 को एक दूसरे पे अप्लाई करा, किस ऑपरेशन की हेल्प से? प्लस ऑपरेशन की हेल्प से। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला? 1 मिला, जो कि वापस से किसके अंदर है? जेड के ही अंदर है। आप देखिए 1 जो आपको दिखाई दे रहा है ये जेड के ही अंदर है। अब ये जो मैंने किया ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने इंटीजर के सेट पे अपनी मर्जी से कोई एक इंटीजर ले लिया, माना कि a, और हमने इंटीजर के ही सेट में अपनी मर्जी से कोई दूसरा इंटीजर ले लिया, माना कि b, और फिर हमने दोनों इंटीजर a और b को एक दूसरे पर अप्लाई करा, एक दूसरे से कंबाइंड किया प्लस ऑपरेशन की हेल्प से। जब हमने a इंटीजर को b इंटीजर पे अप्लाई किया प्लस ऑपरेशन से, तो हमें एक नया इंटीजर मिला c, जो कि वापस से किसके अंदर मिला? उसी सेट के अंदर जिस सेट में हमने a लिया था, जिस सेट में हमने b लिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने प्लस ऑपरेशन को अप्लाई करा इंटीजर्स पर। एक इंटीजर लिया जेड के अंदर से कोई और दूसरा इंटीजर भी लिया जेड के अंदर से ही कोई। और ये जो बीच में आपको क्रॉस दिख रहा है ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर के बीच में, 2 इंटीजर के पेयर के बीच में प्लस ऑपरेशन लगाएंगे। अब प्लस ऑपरेशन लगाने से क्या हुआ? प्लस ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट हमें मिला, प्लस ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट हमें मिला वो वापस से किसके अंदर मिला? हमें जेड के अंदर मिलेगा। किसके अंदर? जेड के अंदर। अभी आपने देखा कि जब हमने 2 पर अप्लाई करा -1 को, तो जो रिजल्ट मिला 1 वो वापस से किस में मिला?
जेड में मिला। अभी इसे और समझने के लिए हम और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो सके। तो इस बार हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं और नेचुरल नंबर के सेट पर हम दो ऑपरेशंस अलग अलग अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो अभी हम नेचुरल नंबर के सेट पर प्लस के ऑपरेशन की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट पर प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कोई एक नेचुरल नंबर ले लीजिए, माना कि उसका नाम ए है, और कोई दूसरा नेचुरल नंबर ले लेते हैं, उसका नाम मान लिया कि बी है, और दोनों नेचुरल नंबर को एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष। तो हमने बीच में प्लस ऑपरेशन ले लिया। अब आपको बताए कि ए एक प्राकृतिक संख्या है, बी भी प्राकृतिक संख्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। जब एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर पे जोड़ा जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर। और n किसका कलेक्शन है, सारे पॉजिटिव इंटीजर का। और चूंकि c भी पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए वो भी किस में रहेगा, n के अंदर ही रहेगा। तो हमने देखा कि अगर हम प्लस ऑपरेशन को नेचुरल नंबर के सेट पर अप्लाई करें और कोई एक इंटीजर a ले लें पॉजिटिव और कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर b ले लें और उस पर प्लस ऑपरेशन अप्लाई करें, तो प्लस ऑपरेशन एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है, किसी तरह, फंक्शन की तरह। और फिर हमें एक आउटपुट देता है, दो इनपुट लेता है ए और बी, और एक आउटपुट देता है माना कि सी। अब अगर वो आउटपुट वापस से किस में चला जाए, उसी सेट में जिस सेट में से हमने इनपुट लिए थे, मतलब एन में, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। इसे द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहा जाता है। इसे द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहा जाता है। लेकिन क्या यह घटना माइनस के साथ भी होगी? हमने देखा कि अगर हम कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लें ए और बी और उन्हें आपस में अप्लाई करें प्लस के रिस्पेक्ट में, तो जो रिजल्ट मिलता है वो वापस से उसी सेट में मिल रहा है जिसमें से हमने ए और बी को चुना था। लेकिन क्या यह घटना माइनस के साथ भी घटेगी? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट पर माइनस का ऑपरेशन लगा दें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए एन में था और अगर बी एन में था तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए माइनस बी भी एन में हो। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कब नहीं होगा। हम ले लेते हैं 2 नेचुरल नंबर के सेट के अंदर और हम ले लेते हैं 3 नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। अब हम 2 और 3 को एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं माइनस ऑपरेशन के सापेक्ष। तो जब 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 मिलेगा। क्या -1 नेचुरल नंबर के सेट में है? जी नहीं, -1 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट केवल पॉजिटिव इंटीजर रखता है। तो ये जो -1 है ये तो n में है ही नहीं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर a कोई नेचुरल नंबर है n के अंदर और b कोई नेचुरल नंबर है n के अंदर, तो ये जरूरी नहीं है कि a माइनस बी भी n में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो माइनस का ऑपरेशन है, माइनस का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन जो प्लस का ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी को समराइज कर सकें। इंटीजर के सेट पर हम प्लस का भी ऑपरेशन लगाएंगे और इंटीजर के सेट पर हम मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन लगाएंगे और इंटीजर के सेट पर हम डिवीजन का भी ऑपरेशन लगाएंगे और फिर देखते हैं, और माइनस का भी ऑपरेशन लगाते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनता है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है। तो चलिए इंटीजर का सेट एक बार यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं। आपको बताया इंटीजर के सेट में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, 0 आएगा और पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले प्लस ऑपरेशन की बात करते हैं। अगर हम कोई दो इंटीजर a और b z के अंदर ले लेते हैं तो a भी कोई इंटीजर है, b भी कोई इंटीजर है, लेकिन इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव होते हैं या फिर नॉन नेगेटिव होते हैं।
तो a या तो 0 हो सकता है मतलब नॉन नेगेटिव होगा, या फिर a पॉजिटिव इंटीजर होगा, या फिर a नेगेटिव इंटीजर होगा। इसी प्रकार b या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या नेगेटिव इंटीजर होगा, या 0 होगा। अब हम एक इंटीजर में जब दूसरे इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमें मालूम है कि फिर से हमें कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। ये जो नया इंटीजर मिलेगा ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। लेकिन तीनों प्रकार के इंटीजर किस में रहते हैं? जेड में। तो हमने देखा कि अगर हम प्लस ऑपरेशन को जेड पर अप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो वापस से जेड में मिलता है। इसका मतलब प्लस का जो ऑपरेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। हम दो इंटीजर ले लेते हैं, माना कि a और b, जहाँ पर a नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, और b भी नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 हो सकता है। अब हम a में अगर b को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है कि दो इंटीजर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस से एक इंटीजर ही मिलता है, क्योंकि a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा? इंटीजर। ये जो नया इंटीजर c हमें मिलेगा या तो ये 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव। लेकिन तीनों प्रकार के इंटीजर किस में रहते हैं? जेड में। इसलिए ये रिजल्ट भी किस में होगा? जेड में। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है ये भी इंटीजर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। मतलब ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। अगर हम दो इंटीजर ले लें और उन्हें आपस में एक दूसरे पर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वह जेड में ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन के ऑपरेशन की। क्या डिवीजन का ऑपरेशन बाइनरी है? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 3 को जेड में ले लेते हैं और 2 को भी जेड में ले लेते हैं और फिर 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 से हमें क्या मिलेगा? 1.5। लेकिन 1.5 तो इंटीजर नहीं है, मतलब ये तो जेड के अंदर नहीं है, जिससे हमें पता लगा कि जो डिवीज़न का ऑपरेशन है वो बाइनरी नहीं है। क्योंकि डिवीज़न के ऑपरेशन में हमने देखा कि अगर हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं और उन्हें एक दूसरे पर डिवीज़न के रिस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो वापस से जेड में हो। इसका मतलब जो डिवीज़न का ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इज़ नॉट बाइनरी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि अगर हम दो इंटीजर a और b जेड के अंदर ले लेते हैं तो a या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव या 0, इसी प्रकार b या तो नेगेटिव या पॉजिटिव या 0। अब जब a में से b को घटाएंगे तो a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और इंटीजर में से इंटीजर को जब हम घटाते हैं तो जो नया इंटीजर मिलता है वो या तो 0 होता है, या नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव, और तीनों प्रकार के इंटीजर जेड में ही है। इसका मतलब माइनस का ऑपरेशन भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए, तो अब हम इस लायक हो चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ सकें, तो मैं जनरलाइज कर देता हूं कॉन्सेप्ट को। हम किसी ऑपरेशन स्टार को, यहाँ पर स्टार कुछ भी हो सकता है, स्टार की जगह प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इंटीग्रल ऑपरेटर हो सकता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो सकता है, लाप्लास ऑपरेटर हो सकता है। मतलब हर वो ऑपरेटर जो किसी पर्टिकुलर सेट पर अप्लाई किए जा सके उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सारे ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार की हेल्प ले रहे हैं। तो हम किसी ऑपरेशन स्टार को किसी सेट जी पर बाइनरी कहते हैं। हम स्टार को क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, द्विचर या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। लेकिन कब? यदि हम जी के कोई दो मेंबर ले लें, माना कि ए और बी, और उन पर ऑपरेशन स्टार को अप्लाई करें। किसको अप्लाई करें? स्टार को। स्टार को अप्लाई करने का मतलब यह है कि दो एलिमेंट का पेयर लेना है और उन पेयर के बीच में उस ऑपरेशन को अप्लाई करना है। अप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी वापस उसी सेट में होना चाहिए जिस सेट से हमने ए और बी को चुना था। अब अगर रिजल्ट वापस से उसी सेट में चला जाता है तो हम ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो हम कहते हैं G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार।
हम कहते हैं कि जी स्टार के सापेक्ष समवर्त हैं, लेकिन कब? जब यदि हम ए को जी में ले लें और बी को भी जी में ले लें, तब ए स्टार बी भी जी में ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जी क्या है? क्लोज्ड है। किसके रिस्पेक्ट में? ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में। और इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ग्रुप के 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। तो इंटीजर के सेट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर के सेट में नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 0 हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब अगर हम कोई से भी 3 इंटीजर अपनी मर्जी से ले लेते हैं ए, बी और सी जेड के अंदर, और फिर उन्हें आपस में ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करते समय हम पहले ए और बी को आपस में एसोसिएट कर लेते हैं, सी को छोड़ देते हैं, या फिर बी और सी को पहले एसोसिएट कर लेते हैं, ए को छोड़ देते हैं, तो रिजल्ट बराबर आना चाहिए, रिजल्ट बदलना नहीं चाहिए। अगर ब्रैकेट कहीं भी इंडिपेंडेंटली अगर हम लगा सकें और रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़े, रिजल्ट बराबर हो, तो हम इस गुण को एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या वाकई में एसोसिएटिव लॉ हमेशा सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो इंटीजर के सेट पर हम प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तब तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन क्या माइनस के ऑपरेशन के लिए होगा? जी नहीं, माइनस के ऑपरेशन के लिए फेल हो जाएगा। क्यों? चलिए समझते हैं। हम कोई 3 इंटीजर ले लेते हैं, 3, 2 और 1, किसके अंदर? इंटीजर के सेट जेड के अंदर। फिर हम 3, 2 और 1 को माइनस ऑपरेशन की हेल्प से एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं। अब पहले हम 3 और 2 को आपस में एसोसिएट कर लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, और फिर 1 में से 1 गया 0। अब हम वापस से 3, 2 और 1 को एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं माइनस की हेल्प से। इस बार 2 और 1 को हम आपस में एसोसिएट कर लेते हैं और 3 को छोड़ देते हैं। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2। हमने देखा कि 3 माइनस 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आई है और उसकी वैल्यू 0 आई है। हम देख रहे हैं कि माइनस ऑपरेशन में अगर हम ब्रैकेट को अपनी मर्जी से कहीं भी लगाएं तो रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है। मतलब माइनस का ऑपरेशन जो है उसके लिए इंटीजर्स जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। माइनस ऑपरेशन के लिए इंटीजर्स साहचर्य गुण का पालन नहीं करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है उसको अब हम समराइज कर देते हैं। यहाँ पर साहचर्य गुणधर्म क्या है कि अगर जी कोई सेट है और उस पर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तब हम जी में अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट ले लें, ए बी सी। जरूरी नहीं है कि ए बी सी बराबर हो या ना हो, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तब यदि हम ए और बी को पहले एक दूसरे पे अप्लाई कर दें, एसोसिएट कर लें और सी को छोड़ दें, या फिर ए को छोड़कर बी और सी को पहले एक दूसरे पे अप्लाई कर दें, तो ये रिजल्ट बराबर होने चाहिए, कभी भी रिजल्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो जी के मेंबर हैं वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं। वी से दैट मेंबर्स ऑफ जी ओबे एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमने 2 गुण पढ़ लिए। पहला हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था और दूसरा हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब सबसे पहले हमें यह सीखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, बाद में उसके अस्तित्व की बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। तो हम एक इंटीजर का सेट ले लेते हैं और प्लस ऑपरेशन की भी बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की भी बात करेंगे। हम जानते हैं कि अगर ए कोई इंटीजर है जेड के अंदर
तो जेड के अंदर ये जो ए है इस पर किसी भी, मतलब ए कोई भी मेंबर हो सकता है, ए जेड का कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी का हो सकता है का मतलब क्या है कि ए नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ए जीरो भी हो सकता है और ए पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तब यदि हम ए पे ऐसा कौन सा नंबर अप्लाई करें जिसे ए पे अप्लाई करें तो वापस ए मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या जेड में ऐसा कोई मेंबर है इंटीजर्स के अंदर जिसे किसी भी मेंबर पे जोड़े हैं तो जोड़ने पे वापस वही मिल जाए। हाँ जी, जीरो। जीरो का हम जिस भी इंटीजर में जोड़ेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो जिस पर भी हम जीरो को जोड़ेंगे तो वापस से मिलेगा वही। कहने का मतलब ये है कि जीरो को अगर हमने 3 पे जोड़ा तो वापस से 3 मिल जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से जोड़ें चाहे राइट साइड से। जीरो को अगर हम 100 पर ऐड कर दें तो हमें वापस से 100 मिल जाएगा। तो जेड में ऐसा कौन सा सदस्य है जिसे जेड के किसी भी मेंबर पे अप्लाई करें तो वापस वही मिल जाए, जीरो। जीरो जेड के अंदर प्लस के लिए ऐसा ऑपरेशन है, जीरो जेड के अंदर प्लस के लिए ऐसा ऑपरेशन है जिसे किसी भी मेंबर पे अप्लाई करें, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो मिलता वापस से वही मेंबर है जिस पर अप्लाई किया गया है। लेकिन अभी हमने प्लस ऑपरेशन की बात करी थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करते हैं। आप सोचिए इंटीजर्स के सेट में ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसे किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो वापस से वही इंटीजर मिल जाए जिसमें मल्टीप्लाई करें। 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसे किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ए पर तो वापस ए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 को अगर 5 में मल्टीप्लाई करो, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो मिलेगा 5। तो चलिए अब हम आइडेंटिटी के बारे में और डिटेल में समझते हैं। आपने देखा कि मैं एक ऐसे एलिमेंट की चर्चा कर रहा था, माना कि उसका नाम ई है, जिसे किसी भी मेंबर ए पे अप्लाई किया जाए, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो जब भी अप्लाई करें तो जिस पर अप्लाई करें वही मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जी कोई सेट है और स्टार उस पर कोई ऑपरेशन है, तब हम जी के अंदर एक ऐसे एलिमेंट ई की खोज करेंगे, हम जी के अंदर एक ऐसे एलिमेंट ई की खोज करेंगे जिसे जी के किसी भी दूसरे मेंबर पर जब अप्लाई करें, किसी पर भी, तो जिस पर अप्लाई करें वापस से वही मिल जाए। आइडेंटिटी को जर्मन लैंग्वेज में आइन हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन हीट। और आइन हीट कहते हैं इसीलिए इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है आइडेंटिटी को। किससे? ई से। जर्मन लैंग्वेज में आइडेंटिटी का नाम आइन हीट है। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि ये सेट के अंदर अवेलेबल हो। कई बार ऐसा होता है कि सेट के अंदर अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि हम नेचुरल नंबर के सेट की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर के सेट पर एक बार हम प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और एक बार हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर हम प्लस ऑपरेशन की बात करें तो माना कि ए कोई नेचुरल नंबर है, ए पे हम किस इंटीजर को जोड़ें कि वापस से ए मिल जाए। ए पर हम किस इंटीजर को अप्लाई करें कि वापस से ए मिल जाए। तो आपको मालूम है कि वो जीरो है, लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है? तो हमने देखा कि प्लस की आइडेंटिटी तो जीरो है, लेकिन वो एन के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो सेट के अंदर, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए 1 अवेलेबल है किसके अंदर? नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। और जब हम 1 को किसी भी एलिमेंट ए पर अप्लाई करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो हमें मिलेगा वापस से वही एलिमेंट ए जिस पर कि हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है वो अब मैं आपको एक बार बता देता हूं। हम किसी सेट जी के किसी मेंबर ई को आइडेंटिटी कहते हैं यदि ई को हम जी के किसी भी मेंबर पर अप्लाई करें। फॉर ऑल, इसको क्या कहते हैं? फॉर ऑल।
अगर हम जी के किसी भी मेंबर ए पर अप्लाई करें, किसको, ई को, स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो जिस पर भी अप्लाई करें, ए पर अप्लाई करें तो ए मिल जाए, बी पर अप्लाई करें तो बी मिल जाए, सी पर अप्लाई करें तो सी मिल जाए, मतलब जिस पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं वापस से वही मिल जाना चाहिए। तो हम इस ई को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। और ये जरूरी नहीं होता कि सेट के अंदर अवेलेबल हो, कई बार अंदर हो सकता है, कई बार बाहर, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये अंदर ही होना चाहिए, सेट जी के अंदर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आपने देखा कि प्लस के लिए आइडेंटिटी का काम कौन करता है, जीरो। जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर हम बात करें किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, तो अभी आपने देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी का काम कौन करता है, वन करता है, और वन को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, गुणात्मक तत्समक या गुणन तत्समक कहते हैं। तो हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, एक बार तीनों पॉइंट को बता देता हूं, फिर आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट। तो हमारे 3 पॉइंट में जो पहला पॉइंट था वो था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, सेट जी के अंदर कोई 2 मेंबर हम चूज कर लेंगे, ए और बी, और उन्हें एक दूसरे पर जो भी दिया हुआ ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो वापस से उसी सेट जी के अंदर होना चाहिए। दूसरे प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। पहला था संवर्ग गुणधर्म, दूसरा है साहचर्य गुणधर्म। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई भी 3 मेंबर ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 3 मेंबर 3 हो, ये एक भी हो सकता है जिसे 3 बार लेना पड़ सकता हो, मतलब ये तीनों अलग अलग हो, जरूरी नहीं है। तब हम कहते हैं कि जी के जो मेंबर है वो साहचर्य गुणों का पालन करते हैं। यदि हम पहले ए और बी को आपस में एक दूसरे से एसोसिएट कर लें, सी को छोड़ दें, या फिर बी और सी को पहले एसोसिएट कर दें और ए को छोड़ दें, तो रिजल्ट बराबर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो गुण है उसके अनुसार कम से कम एक ऐसा एलिमेंट अस्तित्व में होना चाहिए, देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट, सपोज उसका नाम ई है, जो कि जी में इस प्रकार होना चाहिए कि जब हम ई को जी के किसी भी मेंबर ए पर अप्लाई करें, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो ई को जिस पर अप्लाई करें वही मिल जाना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। तो अभी तक 3 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथे पॉइंट का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस की बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्स की, कि इनवर्स होता क्या है। इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 3 के ऊपर -1 लगा दिया तो 1/3, नहीं, हम एफ्टेड अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और यहाँ पे 3 के ऊपर -1 लगाने से 1/3 लिख दें, इसको इनवर्स नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर इनवर्स क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर का सेट हम ले लेते हैं वापस से, और इंटीजर के सेट में हमने नेगेटिव इंटीजर्स 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया है, और प्लस ऑपरेशन की बात करते हैं। किस ऑपरेशन की बात करते हैं, प्लस के। अब 3 की बात करते हैं। अब बताइए 3 में किस इंटीजर को जोड़ें कि जोड़ने पर प्लस की आइडेंटिटी मिल जाए। हम 3 में किसको जोड़ें कि जोड़ने पर प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी मिल जाए। तो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी कौन है, 0। तो बताइए 3 में किसको जोड़ें कि 0 मिल जाए, -3 को। तो फिर इनवर्स का क्या मतलब हुआ, हम किसी एलिमेंट b को a का इनवर्स कहते हैं। हम किसी एलिमेंट b को a का इनवर्स कहते हैं यदि हम b को a पर अप्लाई करें, तो अप्लाई करने पर प्लस ऑपरेशन की, सॉरी, स्टार ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर ये बात नहीं क्लियर हुई तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए।
इस बार हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेते हैं। जेड पर कौन सा ऑपरेशन ले लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्लस ऑपरेशन में देखा कि 3 का इन्वर्स कौन था? -3। लेकिन इस बार मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में फिर से हमने 3 ले लिया। अब बताइए 3 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए। तो पहले तो आप ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कौन होती है? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, गुणन तत्समक कहते हैं। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए? तो आपको मालूम है 3 में 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 1 मिलेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 का इन्वर्स 1/3 है और यहाँ पर 3 का इन्वर्स -3 है। तो ऐसा क्या हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पर प्लस ऑपरेशन की बात चल रही है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का इन्वर्स होना इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे प्लस ऑपरेशन के लिए 3 का इन्वर्स -3 है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए 3 का इन्वर्स 1/3 है। अच्छा, एक और बात जो ध्यान देने जैसी है वो ये है कि प्लस के लिए जो हमें इन्वर्स मिला है -3, वो तो जेड के अंदर ही है। देखो 3 अगर जेड में था तो यहाँ पर -3 भी जेड में है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। 3 तो जेड में है लेकिन 1/3 जेड में है ही नहीं, क्योंकि 1/3 इंटीजर ही नहीं है। इसका मतलब प्लस ऑपरेशन के लिए जो इन्वर्स है वो जेड में एग्जिस्ट करते हैं, उनका जेड में अस्तित्व है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जेड के अंदर जो एलिमेंट है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि 3 तो जेड में है लेकिन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 जेड में नहीं है, जबकि प्लस के लिए जो 3 का इन्वर्स है -3 वो जेड के अंदर है। तो चलिए हम चारों पॉइंट्स को समराइज करके ग्रुप की डेफिनेशन अब बना देते हैं। तो हम किसी भी सेट G को ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप। लेकिन कब कहते हैं? जब 4 गुण सेटिस्फाई हो जाएं। कितने गुण? 4 गुण, जिसमें से जो पहला गुण है उसका नाम है संवर्क गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई 2 मेंबर आप G में ले लेते हैं तो उन्हें एक दूसरे पर अप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी G में ही होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। इसके अनुसार हम कोई 3 मेंबर ABC G में लेते हैं और उन्हें एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते समय पहले हम A और B को एसोसिएट करते हैं, C को छोड़ देते हैं, या फिर A को छोड़कर B और C को पहले एसोसिएट करते हैं। तो रिजल्ट बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि G के मेंबर साहचर्य गुणों का पालन करते हैं। मेंबर्स ऑफ G ओबे एसोसिएटिव लॉ। तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि G में एक ऐसे एलिमेंट E का अस्तित्व होना चाहिए कि जब हम E को G के किसी भी मेंबर पर अप्लाई करें, किसी पर भी, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो जब हम E को जिस पर भी अप्लाई करें तो जिस पर अप्लाई करें वापस वही मिल जाना चाहिए। तो हम E को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। और इसका अस्तित्व किस में होना चाहिए? G में ही होना चाहिए। फिर हमारा जो आखिरी गुण है उसका नाम क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो इस गुण के अनुसार अगर A G में है तो जो A का इन्वर्स है वो भी G में ही होना चाहिए। यहाँ पर जब मैं A का इन्वर्स लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि A इन्वर्स बराबर 1 है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि अभी आपने देखा कि प्लस ऑपरेशन के लिए A का इन्वर्स कौन है? माइनस है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए A का इन्वर्स कौन है? 1 है। मतलब इन्वर्स होना तो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि इन्वर्स कैसा होगा। तो यहाँ पर हम इसे A का इन्वर्स जरूर कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1/A है।
तब जी के किसी मेंबर ए के लिए उसका इन्वर्स भी जी में ही होना चाहिए, और अगर वो इन्वर्स है तो उन्हें एक दूसरे पर अप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, स्टार ऑपरेशन की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। स्टार की ऑपरेशन की आइडेंटिटी मतलब ई मिलना चाहिए, जो कि सेट पर डिपेंड करेगा, नेचुरल नंबर का सेट है कि रियल नंबर का सेट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इन बातों पर ये बात डिपेंड करेगी। तो अभी हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ ली है, और अब हम आगे चल के कुछ थ्योरम से सॉल्व करेंगे, और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फिर कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।